गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोगों ने फ़िलहाल इस चार्ट तक जितना भी चैप्टर था वो कवर कर लिया था, ठीक है। फिर भी आज हम क्या करने वाले हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनो। हम लोग करेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में स्थिति और उच्चावच और वायु दाब और पवन। आज हम इस स्थिति और उच्चावच के ये चारों पार्ट, जो कि आप लोगों का अक्षांश है, हिमालय पर्वत है, जल स्थल का वितरण है, समुद्र तल से दूरी और ऊंचाई है, इन चारों को डिटेल से करेंगे। साथ में वायु दाब एवं पवन को भी, इसके भी जो आप लोगों के 3 पार्ट है, व्यापारिक पवनें, जेट वायु धाराएं और पश्चिमी चक्रात विक्षोभ, इन सबको पढ़ने का काम बेटा हम करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनेगा बेटा। हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए, स्थिति और उच्चावच में सबसे पहला तुम लोगों का अक्षांश था, ठीक है। अक्षांश लैटिट्यूड याद होगा तुम लोगों को। ये आप लोगों की जो पृथ्वी है, इसमें भूमध्य है, ये विषुवत रेखा जो आप लोगों की है। इसके साथ साथ इस तरीके की जब मैंने ग्लोब सिखाया था तो उसमें आप लोगों को ये सारी सिखाई थी, ठीक है। और इसमें जो ये आप लोगों की काल्पनिक रेखाएं होती है, हम इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश बोलते हैं, यानी कि लैटिट्यूड, ठीक है बेटा। तो ये कहता है कि भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में है और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो ये आप लोगों को जो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो आप लोगों का कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है ना, यहाँ पर 23.5 डिग्री पर ये कर्क रेखा है, ठीक। ये भारत तकरीबन इस तरीके से है, इस तरीके से मीन्स जो ऊपर वाला हिस्सा ये ध्रुव के पास तरफ किया पड़ता है और जो नीचे वाला हिस्सा ये आप लोगों का भूमध्य सागरीय रेखा के आसपास पड़ता है। तो जो नीचे वाला आधा दक्षिणी भारत है, इस दक्षिणी भारत में बेटा गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। इस दक्षिणी भारत में गर्मी ज़्यादा है और जो ये उत्तरी भारत है ये शीतोष्ण कटिबंध में है। ये शीतोष्ण कटिबंध में, इसलिए यहाँ पर आप लोगों की गर्मी सर्दी सारी चीज़ें, यानी ये आपके भाग्य की बात है बेटा कि आधा जो भारत है आप लोगों का, उसकी जलवायु किसी और तरह की है और जो आधा जलवायु दक्षिण की तरफ का है, इसकी जलवायु किसी और तरह की है, ठीक है। तो ये कहता है कटिबंध जो आप लोगों का उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचा तापमान रहता है। यही बात कि जो नीचे वाला हिस्सा है भूमध्य सागरीय रेखा के आसपास, इसलिए ये सारा साल काफ़ी गर्म रहता है, ठीक है। तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है, यानी कम इसमें दिन और वार्षिक तापांतर, यानी पूरे साल जो टेम्परेचर है उसका अनुभव थोड़ा कम ही होता है लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर टाइम पर यहाँ पर गर्मी ही रहती है, ठीक है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है, यानी कि उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर। अब ये जो उत्तर वाला हिस्सा है इसका, ये उत्तर वाला हिस्सा, ये भूमध्य रेखा यहाँ है, ठीक है। दक्षिण वाला हिस्सा तो इसके पास पड़ गया इसलिए गर्म रहता है, लेकिन जो उत्तर वाला हिस्सा ये इसके पास नहीं है, ये ऊपर की तरफ है, इसलिए यहाँ पर अपेक्षाकृत कम तापमान रहता है, ठीक है। अब ये कहता है कि उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ यह विषम जलवायु पाई जाती है। बेटा विषम जलवायु होती है जहाँ गर्मियों में बेहद गर्मी रहे और सर्दियों में बेहद सर्दी रहे। तो आप लोग अपनी दिल्ली से ही समझ सकते हो इस अक्षांश को कि वो किस तरीके से आप लोगों के इसको प्रभावित करता है, जलवायु को, ठीक है। दूसरा बेटा तुम्हारा हिमालय पर्वत। उत्तर में ऊंचा हिमालय एक जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करता है। जमा देने वाली ये जो ठंडी पवनें हैं जो उत्तरी ध्रुव से की रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती हैं। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण भी बनता है, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को केवल 2 चीज़ें पढ़ाई हैं। 2 चीज़ें क्या बेटा, कि जिस तरीके से ही वापस आओ इस पे, आप लोगों का जो ये उत्तर की तरफ था भारत, अब उत्तर की तरफ यहाँ हमारा हिमालय है, ठीक है, और इधर आप लोगों का उत्तरी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं उसे यहाँ हिमालय पर्वत जमा देने वाली ठंडी वायु को भारत में एंटर नहीं करने देता।
ये जो ठंडी आपके उत्तरी ध्रुव की तरफ से चलती हुई हवाएं आ रही हैं, यानी इनकी दिशा कुछ इस तरीके की है, तो यहाँ हिमालय बीच में अड़ जाता है, ठीक है, यानी हिमालय इसको रोक देता है। भारत के अंदर वो जो बेहद ठंडी हवाएं हैं वो आ नहीं पाती हैं, ठीक है, यानी कि ये बहुत जलवायु विभाजक का काम करता है। जो मध्य आपका एशिया है उन क्षेत्रों में बहुत ठंड है, या फिर ये कहूँ कि हिमालय आपका 24 घंटे यानी हमेशा हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, उसमें बहुत बड़ा हाथ इन उत्तरी ध्रुव की तरफ से चलने वाली हवाओं का है, ठीक है। वो भारत में तो एंटर कर नहीं पाते, इसलिए उत्तरी भारत में लगातार आप लोगों की गर्मियों में गर्मी और ठंडियों में बेहद ठंडी बनी रहती है। ओके, एक बात तो ये पढ़ी आप लोगों ने कि ठंडी पवनें जो उत्तरी ध्रुव की रेखा के निकट से पैदा होती हैं, ठीक है, उनको रोकता है ये, और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती हैं। मध्य तथा पूर्वी यानी कि ये रेखाएं इससे टकराती हैं हिमालय से, और हिमालय से टकराने के बाद वो पूर्वी में पहुंच जाती हैं, पूर्वी एशिया में फैल जाती हैं, भारत उन चीज़ों से बच जाता है, ठीक है। इसके बाद ये कहता है आपको कि इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को भी रोकता है और उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है, ठीक है। अगर आप लोगों का ये संपूर्ण हिमालय भारत का हो, यहाँ हिमालय है, आप लोगों की यहाँ बंगाल की खाड़ी से मानसून पवनें बहती हैं, और जब ये मेघालय वगैरह में पूर्वोत्तर भारत में बारिश करती हुई जब ये बिहार और यूपी की तरफ से निकलती हैं, तो बेटा ये सारा का सारा आपका हिमालय पड़ता है, ठीक है। इनके साथ साथ ये बे ऑफ बंगाल से उठती हैं और कुछ इस तरीके से बहती हुई इंडिया में ही रह जाती हैं और इंडिया में भारी बारिश करती हैं, ठीक है। बाहर क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि यहाँ आप लोगों का हिमालय अड़ जाता है, यानी उत्तरी ध्रुव से आने वाली रेखाओं को पवनों को, ठंडी पवनों को आने नहीं देता, और भारत की जो मानसूनी हवाएं हैं उनको बाहर जाने नहीं देता, और आप लोगों के भारत में बहुत अच्छी बारिश करता है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत आपकी जलवायु को बेहद प्रभावित करता है। तीसरा बेटा जल और स्थल का वितरण। भारत के दक्षिण में 3 ओर हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची और अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है, ठीक है। आप लोगों का भारत है, ये आप लोगों का नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और ऊपर की तरफ ये सारा आप लोगों का हिमालय पर्वत का विस्तार है, ठीक है। तो ये कहता है कि यह स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है। बिल्कुल करेक्ट कह रहे बेटा, जो आप लोगों का स्थल वाला हिस्सा है, जो ये स्थल वाला हिस्सा है, ये जल्दी गर्म होता है, जबकि जो जल है, जो 3 ओर से भारत घिरा हुआ है, ये जल आपका जो समुद्र है, ये देर से गर्म होता है, स्थल ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। अब ध्यान से सुनना बेटा, जब हमारी सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर गिरता है तो ये स्थल बेहद जल्दी गर्म हो जाता है। जब स्थल जल्दी गर्म हो जाता है तो जो भी आप लोगों की वायु हैं ये ऊपर की तरफ उठती हैं और वायुमंडल के ऊपरी छोर पर पहुंच जाती हैं, और वो ठंड की तरफ आप लोगों के जल की तरफ बहना शुरू कर देती हैं, ठीक है। यानी गर्मियों में जो आप लोगों की ये मानसूनी पवनें कह दो, क्योंकि ग्रीष्म काल के बाद ही मानसूनी पवनें आती हैं, तो सूरज का प्रकाश सबसे ज़्यादा तो ग्रीष्म काल में ही पड़ता है, गर्मियों में पड़ता है। तो ये जब आप लोगों की गर्म होकर पहले वायुमंडल में ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने के बाद वो समुद्र की तरफ बहेंगी, यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर का एरिया बन जाता है, और जहाँ पर पानी है वो हाई प्रेशर का एरिया बनता है। समुद्र आप लोगों का हाई प्रेशर का एरिया बनता है। तो जब आपका नीचे वाला पोर्शन यानी नीचे का वायुमंडल खाली हो जाता है और ये गर्म होकर हवाएं ऊपर उठकर समुद्र की तरफ बहना शुरू कर देती हैं, तो जब आपका वायुमंडल निचले लेवल पर खाली होता है तो उस वक्त आप लोगों के यहाँ आंधियों का निर्माण होता है। और यही कारण है कि बेटा गर्मियों में आंधियाँ आती हैं,
ठीक है, लेकिन सर्दियों में आंधियाँ नहीं आती हैं, क्योंकि गर्मियों में हमारा ये जो नीचे वाला वायुमंडल है ये सारा का सारा खाली होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ सूरज के प्रकाश के कारण ये सारे के सारे आपका लो प्रेशर का एरिया बनता है। सारी हवाएं वायुमंडल के ऊपरी छोर पर बहती हैं। तो निचले छोर पर यही जो हाई प्रेशर में बनी हुई आप लोगों की वायु हैं, ठीक है, ये आप लोगों के फ़िलहाल स्थल की तरफ जाने की कोशिश करती हैं। लेकिन फ़िलहाल गर्मियों में, अगर मैं गर्मियों की बात करूं तो गर्मियों में बेटा आप लोगों की जो ये हवाएं हैं ये स्थल से जल की तरफ चलती हैं, और ठंड में ये बिल्कुल उल्टी हो जाती हैं। ठंड में आप लोगों की जल से हवाएं, समुद्र के ऊपरी छोर से हवाएं स्थल की तरफ बहना शुरू कर देती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा तुम्हारा, यानी 1 2 3 ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आता है आपका समुद्र तल से दूरी और ऊंचाई। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई में देखिए बेटा, दूरी में अब आप लोगों का मान लो ये आपका समुद्र है। ठीक है, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर आपका हिंद महासागर है। ठीक, पढ़ने से पहले बता रही हूँ थोड़ा कि ये जो आप लोगों के समुद्र के पास वाले इलाके हैं सारे, इन सारे ही इलाकों में सम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, सम जलवायु वो होती है बेटा जहाँ ना बेहद ज़्यादा गर्मी होती है ना बेहद ज़्यादा ठंड होता है। यानी गर्मियों में बेहद ठंड नहीं और सर्दियों में गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं और ठंड में ज़्यादा ठंड नहीं। इसीलिए जो इसके समुद्र के पास वाले इलाके हैं यहाँ कभी भी बेहद ज़्यादा ठंड या बेहद ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। इसीलिए आप लोग यहाँ जो गोवा है उसमें जाना पसंद करते हो, या आप लोगों की जो मुंबई है यानी महाराष्ट्र का वो इलाका जो आप लोगों का समुद्र तट के पास पड़ता है, यहाँ पर हमेशा तकरीबन सुहावने ही मौसम रहते हैं, बहुत गर्मी या बहुत ठंड नहीं रहती है। ठीक है, और जो इस समुद्र से जितना दूर हैं, जैसे आप लोगों की यहाँ दिल्ली है, ठीक है, यहाँ दिल्ली है, यहाँ अमृतसर पंजाब में है, यहाँ कानपुर है आप लोगों का यूपी में, ये समुद्र से बहुत दूर है। ठीक है, समुद्र तो बहुत नीचे रह जाते हैं, अब ये समुद्र से बहुत दूर है, तो यहाँ पर हमारी विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु मीन्स यहाँ पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, और इसका कारण क्या? समुद्र तट से दूरी। ठीक है, ठीक वही बात है बेटा समुद्र तट से ऊंचाई भी, यानी कि आप लोग जितना ऊंचा चढ़ते चले जाओगे, हिमालय पर्वत पे जाओगे। आप लोग मंसूरी घूमने के लिए गए थे, ठीक है, मंसूरी जाने से आप लोगों को सिंपल एक चीज़ समझ में आई कि वहाँ का मौसम अच्छा था। ठीक है, वहाँ का मौसम सुहावना था। क्यों? क्योंकि पर्वतीय प्रदेशों में बेटा मैदानों की अपेक्षाएं बहुत तेज़ हवाएँ नहीं चलती हैं, बहुत विरल हवाएँ चलती हैं, जिसके कारण ये ऊपरी छोर जो आप लोगों का है ये कम गर्म होता है। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोगों का उच्च वायुदाब नहीं होता है, इसीलिए सिंपल तौर पर ये आप लोगों के पर्वतीय इलाके सारे के सारे ठंडे होते हैं। नैनीताल चले जाओ, दार्जिलिंग चले जाओ, मंसूरी चले जाओ, शिमला चले जाओ, आप लोगों को वहाँ पर इस तरह का ही मौसम देखने को मिलता है। ये सिर्फ क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। बिल्कुल यही चीज़ें आप लोग यहाँ पढ़ने वाले हो। देखिए, लंबी तटीय रेखा, हमारी ये लंबी तटीय रेखा है बेटा, पूरी लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु, समकारी यानी एक जैसी सम जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भागों में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई आदि तटीय प्रदेश के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन को अनुभव ही नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर तो हमेशा सुहावना मौसम रहता है। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित जैसे दिल्ली है, कानपुर है, अमृतसर है, इसमें मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके बाद ऊंचाई वाला पोर्शन है बेटा आप लोगों का कि ऊंचाई के साथ तापमान हमेशा घटता जाता है। ठीक है, विरल वायु यानी कम वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं।
ठीक है, मैदानों की तुलना में ये अधिक ठंडे होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित होते हैं, लेकिन जनवरी के माह में आगरा का तापमान 16 डिग्री जबकि दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये आप लोगों का भारत है, ठीक है, और ये आप लोगों की अक्षांशीय रेखा है, तो यूपी में तो आगरा और इधर आगे जाकर आपका थोड़ा सा ये सिक्किम कह रही हूँ, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, ये दोनों एक अक्षांश पर स्थित हैं। लेकिन जो ये है ये थोड़ा पहाड़ी इलाका है और ये आप लोगों का मैदानी इलाका है। तो इसी में फ़र्क आ जाता है कि दिसंबर माह में इसका तो 16 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि इसका 4 डिग्री सेल्सियस, यानी बेहद ज़्यादा ठंड हो जाती है। ठीक है बेटा, यानी मेरे हिसाब से ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों का उच्चावच यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, भारत का जो भौतिक स्वरूप है यही उच्चावच है। ये तापमान, वायुदाब, पवनों की गति और एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा एक बार फिर कि तापमान, वायुदाब, पवनों की गति और दिशा तथा ढाल ये सब आपके जलवायु को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जून और जुलाई के बीच जो पश्चिमी घाट है तथा असम के पवनाभिमुख ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवन विमुख स्थिति के कारण कम बारिश प्राप्त करता है। ध्यान रखो बेटा, मैं इसको थोड़ा सा दक्षिण साइड का बताऊंगी। ये आप लोगों के सारे तटीय प्रदेश हैं। ठीक है, ये आप लोगों के सारे तटीय प्रदेश हैं। ये आप लोगों का दक्कन का पठार है। ठीक है, इससे ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैं तकरीबन यही समझाऊंगी आपको। ये सारा का दक्कन पठार है। अरब सागर से ये आप लोगों का अरब सागर है। अरब सागर से जब मानसूनी पवनें आप लोगों के लेके चलती हैं पवनों को, यानी कि वो पवन जिसमें खूब पानी भरा होता है। ठीक, ये जैसे ही एंट्री करती हैं यहाँ पठारी इलाकों में टकराकर बेहद बारिश करती हैं। ये जब टकराकर बारिश करती है तो इन पवनों को बोलते हैं पवनाभिमुख। ठीक है, लेकिन जब ये इस पठार को पार करती हुई दूसरे छोर पर पहुंचती हैं तो इस वाले हिस्से में बेहद कम बारिश करती हैं। यहीं पर आकर इन पवनों को अब हम पवन विमुख, यानी जहाँ पर पवन बिल्कुल अपने लेवल से नहीं है, बिल्कुल अलग लेवल से बह रही है और यहाँ पर कम बारिश करती है, यहाँ पर इन पठारी इलाकों से टकराकर ज़्यादा बारिश कर लेती है। यानी जो स्थिति ऊंचाई है भारत के भौतिक स्वरूप में, जो ऊंचाई है वो भी आप लोगों के इन पवनों को प्रभावित करती है। एक तरफ तो बहुत ज़्यादा बारिश कर रही है और दूसरी तरफ आप लोगों के बारिश ना के बराबर हो रही है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये पाँचों के पाँचों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आता है बेटा वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक, जिसमें आप लोग ये तीनों पढ़ोगे, व्यापारिक पवनें, जेट वायु और पश्चिमी विक्षोभ। अब देखिए व्यापारिक पवनें कौन सी हैं। व्यापारिक पवन वे हवाएं होती हैं जो उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशाओं में बहती है, इसलिए इनको व्यापारिक पवन कहते हैं। अब अगर मैं इसका दूँ आप लोगों को एक सिंपल सा, ये मान लो आप लोगों का ग्लोब है। ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आप लोगों की सारी अक्षांशीय रेखाएं। जब आप लोगों की पवनें भूमध्य सागर की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ या विषुवत रेखा की तरफ ऐसे निकलती हैं, यानी दोनों तरफ से ही जब भूमध्य ये जो रेखा है, विषुवत रेखा है, जब इसकी तरफ बहती है तो इनको कहते हैं व्यापारिक पवनें। ठीक है, ये आप लोगों की दक्षिण वाली दक्षिण पूर्व की तरफ बहती हैं। ठीक है, और ये उत्तर वाली आप लोगों की उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। कुछ इधर बहती है बेटा और कुछ इसी के अपोजिट साइड कुछ इस तरीके से इधर की तरफ भी बहती है। ठीक है, तो
तो मेनली इन्हीं को कहते हैं हम लोग व्यापारिक पवनी। ठीक, और जब ये चलती हैं तो वैसे ही आप लोगों का ये विषुवत वृत्त, यहाँ पर सूरज का प्रकाश सबसे ज़्यादा क्योंकि सीधा पड़ता है। ठीक है, तो काफ़ी तेज़ हवाएं इस वाले क्षेत्र में आपको बहती हुई मिलेंगी, बहुत तेज़ हवाएं। ठीक है, जैसे हमारे गर्मियों में हवाएं चलती हैं वैसे। ठीक है, इन्हीं को व्यापारिक पवनें कहा जाता है। ये भी हमारे मानसून को प्रभावित करती हैं। इसके बाद जेट वायु धाराएँ हैं बेटा। जेट, ये इसका नाम जेट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये आपके वायुमंडल में ऊपर की तरफ बहती है, ऊपर की तरफ बहती है और बहुत तेज़ गति से बहती है। जैसे कि कोई आप लोगों का ये जेट विमान हुआ इस तरीके से, और जहाँ पर भी टकराती है बेहद बड़ी मात्रा में खूब बारिश करती हैं। ठीक है, देखिएगा, जेट स्ट्रीम या जेट धारा वायुमंडल में तेज़ी से बहने व घूमने वाली हवा की धाराओं में से एक है। यह मुख्य रूप से क्षोभमंडल के ऊपरी परत यानी कि समताप मंडल में बहुत तीव्र गति से चलती है। यानी आप लोगों को आगे वाले में पढ़ाऊंगी बेटे, जो वायुमंडल वाला चैप्टर है, आप लोगों के वायुमंडल में ये 4 परतें बोली जाती हैं। ठीक है, जो क्षोभमंडल है इसमें हम लोग रहते हैं, ये समताप मंडल होता है। ठीक है, इसमें आप लोगों के जो हवाई जहाज़ वगैरह हैं बेटा वो भी आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोगों की जेट धाराएं हैं ये इतनी ही ऊंचाई पर बहुत तेज़ गति से बहती हैं और इस समताप मंडल में बहुत तेज़ गति से बहते हुए जिस इलाके से टकराती हैं उसी इलाके में काफ़ी भारी बारिश भी करती हैं। ठीक है, इसके बाद है बेटा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दी के मौसम में आने वाले ऐसे तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंची तहों में भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और कैस्पियन सागर से नमी लाता है और उत्तरी भारत में बारिश करता है। यानी कि ये अगर आप लोगों का प्रॉपर मैं कहूँ कि आप लोगों की ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर भूमध्य सागर आप लोगों का भूमध्य सागर है। ठीक है, लास्ट में आपका कैस्पियन सागर है। इधर आप लोगों की भारत की तरफ चलती हैं हवाएं और यहाँ भारत के उत्तरी हिस्से में काफ़ी तेज़ बारिश करती हैं और इसी की वजह से बेटा चक्रवात यानी कि तूफानों का निर्माण भी होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।